पाकिस्तानी टीम की ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस आपने देखी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का अहम मैच जीत लिया है। पाकिस्तान से तवक्को की जा रही थी कि जो बड़े टफ मैचेस हैं उससे पहले कि जो मैचेस हैं वो इतने टफ ना हो, मगर जो श्रीलंका की बैटिंग थी बहुत अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने 344 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। 37 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। डर लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके क्या होगा। बाबर आजम भी आउट हो गए थे, मगर क्या ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान ने, और साथ ही अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्हें आज मौका दिया गया था फ़खर जमान को ड्रॉप करके, उन्होंने साबित किया, सेंचुरी बनाई, साथ ही नॉट आउट रहे हैं। मोहम्मद रिजवान एक ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस। 10 गेंदों पहले ही पाकिस्तान ने ये टोटल हासिल कर लिया और एक बाकायदा नज़र आ रहा था कि एक स्ट्रैटेजी के साथ दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं। 344 रन का एक बहुत बड़ा हदफ पाकिस्तान ने हासिल किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने खुश इस वक्त बाबर आजम नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, एक बहुत ही ज़बरदस्त और जिम्मेदाराना इनिंग खेली गई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से, अब्दुल्ला शफीक की तरफ से, फिर सऊद शकील आए 30 गेंदों पर 31 रन वो भी बना के गए। तो एक बाकायदा हमें नजर आया कि शुरू में 2 विकेटें गिरने के बाद एक सॉलिड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है। जब बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद तनकीद ज़रूर हो रही थी, सवाल उठ रहा था कि हम कैसे इतने सारे रन बना पाएंगे, मगर पाकिस्तान ये रन बनाने में कामयाब हुआ है। सिकंदर बख्श और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, सबसे पहले पॉजिटिव बात करनी है, उन्होंने 344 बनाए, उससे पहले मैंने ये बात करनी है कि हमने जवाब में 344 बनाए हैं, 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, एक प्लेयर को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक को, उसने सेंचुरी मारी है, रिजवान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। आप तो खुद कह रहे थे कि मुश्किल है मगर मुमकिन है, और मुमकिन करके दिखाया है लड़कों ने, क्या कहिएगा? देखिए, आज कोई नेगेटिव बात ही नहीं है, जो आज तो सारा पॉजिटिव है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया हमने, जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इसमें नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस जो इतनी जरूरी थी इंडिया के मैच से पहले। हमें जो पड़ोसी मुल्क से मैसेजेस आ रहे थे वो हमारा मजाक उड़ाए जा रहे थे इतना ज्यादा, इसलिए कि मैंने आज दोपहर को जब कहा और उसको पोस्ट किया मैंने कि ये पॉसिबल है बट चैलेंजिंग है, तो वो पूरा हुआ। तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे जो मेरे पड़ोसी मुल्क थे, मगर मुझे बड़ी खुशी है, अभी मैं जाके उनको जवाब दूंगा इस बात का जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखें, ये इंडिया से मैच से पहले ये बहुत जरूरी था, इतना जरूरी था ये मैच के, उसका मतलब सारे हमारा जो वर्ल्ड कप का दारो मदार था इस मैच की परफॉर्मेंस पे था, जो कि आउटस्टैंडिंग हो गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। और तीसरी चीज ये कि हमने इनसे जो हमारे साथ एशिया कप में ये आखिरी ओवर में जो जीते हैं मैच, उसका बदला भी आज हमने ले लिया, जो कि बहुत जरूरी था। जो हमारे साथ वहां हुआ आज हमने उनके साथ कर दिया। 345 रन को चेस करना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की जितनी भी तारीफ की जाए, खासतौर पे रिजवान की, जो आखिरी में वो जख्मी होने के बावजूद भी, क्रैम्प्स पड़ने के बावजूद भी वो खड़े रहे, डटे रहे। कमेंटेटर हैरान थे कि भाई वो दर्द किधर चला गया, मगर उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत अरसे के बाद हमने एक दफा जावेद मियांदाद को करते हुए देखा था, ये इनकी जो परफॉर्मेंस है हम उसको उसके साथ मिला सकते हैं, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है। इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन। अब हमें मजा आएगा इंडिया के साथ मैच खेलने का। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और वो ये बता रहे थे कि ट्रैक अच्छा था, 2 खिलाड़ी आउट हुए तो मेरे जहन में ये स्ट्रैटेजी थी। मैं गया और मैंने अब्दुल्ला शफीक से कहा कि 20 ओवर तक हमें 100 रन बनाने हैं, 344-45 का टारगेट है, हम बना लेंगे, मगर 20 ओवर में हम 100 रन बनाते हैं और उसके बाद हम एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। अपने कैंप के हवाले से भी उन्होंने बात की। रज़ाक भाई, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 2 आउट हुए, दिल्ली बैठा जा रहा था कि ये मैच हम हार गए, आगे इतनी मुश्किल टीमों से खेलना है, हफ्ते को इंडिया से मैच खेलना है, मगर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, कॉन्फिडेंस हासिल करने वाली परफॉर्मेंस। डेफिनेटली देखिए, आउटस्टैंडिंग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सबको पता है जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है, 345 रन चेज करना ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट्स इन हैंड रखना ये प्लस पॉइंट था पाकिस्तान का। और अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की है, बिल्कुल मेरिट पे खेले हैं। और हमें यही चीज़ की परेशानी हो रही है कि इंडिया में कुछ ग्राउंड ऐसी होती हैं जहाँ पे 345 भी हो जाता है, कुछ ग्राउंड ऐसी कि यहाँ 200 करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पता नहीं क्या सूरत हाल है ग्राउंड्स की या पिचेस की, तो इनको देखना चाहिए कि एक जैसा लेवल होना चाहिए पिचेस का। और ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह पाकिस्तान के बाबर आजम, मैंने सुबह भी कहा था कि पाकिस्तान को पहले अगर टॉस जीते तो बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बैटिंग का एडवांटेज में था, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, पाकिस्तान हो सकता है इनको 400 कर देता, तो नेट रन रेट भी अच्छा हो जाता।
पर इन्होंने प्लान किया हुआ था हमने चेज करना है, तो ये क्रिकेट है सारी मेंटली। जब आप एक बिलीव रखते हैं कि हमने चेज करना है, तो 350 हो या 300 हो या 400 हो तो आप कर सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और रज़ाक भाई, ये जो बात की रिजवान ने कि बड़ी एक क्लैरिटी नजर आती है। 2 आउट हो गए हैं, जिसमें से एक बाबर आजम है, इमामुल हक आउट हो गए हैं। 344 रन का पहाड़ है और उन्होंने कहा कि मैंने जाके अब्दुल्ला शफीक से कहा कि 20 ओवर में पहले हमने 100 बनाने हैं, यानी विकेटें हाथ में रखनी है, 100 बनाने, ट्रैक अच्छा है, बना लेंगे 344। उस स्ट्रैटेजी के तहत गए और बना लिए 344 और 345 का टारगेट था, उन्होंने 344 बनाए थे और 10 गेंदों पहले ही बना लिए। तो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी माइंड में, ऐसा नहीं है कि बगैर स्ट्रैटेजी के ये इतना बड़ा टोटल हासिल किया है। देखिए शाहज़ेब, पता है ये क्रिकेट तो इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। सम टाइम आप प्लान करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी इंडिया का, तो उनका भी प्लान था कि हमने कोई 350 स्कोर करना है, पर वो 200 पे आउट हो गए थे। तो ये एक लक भी होती है और ये बिलीव भी होता है। जब एक यूनिटी नजर आती है तो सारी चीजें मोमेंटम आपकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब हमने इस मैच से ये देखा है कि हमें और थोड़ा टफ आना पड़ेगा। कोई इनएक्सपीरियंस बॉलिंग श्रीलंका की थी जिन्होंने 450 भी कराया हुआ, ये भी हमें भूलना चाहिए। पर फिर भी मैं नहीं ये कहता कि ये स्कोर आसानी था, बड़ा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है और मेरिट पे खेल रहा है। दूसरी टीमें जो टफ होंगी वहां पे ऐसा नहीं होता। हर चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ग्राउंड का बड़ा, पिचेस का बड़ा ये अमल दखल है इसमें। इंडिया वर्ल्ड कप में समझ नहीं आती। एक ट्रैक पे जैसे चेन्नई में मैच हुआ, वहां पे 200 करना मुश्किल था, वहां पे टर्न भी हो रहा था, बॉल नीचे भी रह रहा था, बॉल तेज भी आ रहा था। और कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जहाँ 450 भी हो जाता है, 350 भी हो जाता है। आज इंग्लैंड ने भी ऐसे ही किया है कि 450 रन किए उन्होंने। तो ये अब देखना पड़ेगा, कंडीशन के मुताबिक पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। सिखू भाई, आप बताइएगा, ज़ाहिर 2 खिलाड़ियों का आउट होना इमामुल हक से तवक्को की जा रही थी, इसलिए भी तवक्को की जा रही थी कि इमामुल हक ने शुरू में एक कैच ड्रॉप किया और उस कैच ड्रॉप करने के नतीजे में हमें नजर आया कि मेंडिस ने 77 गेंदों पे 122 रन बना दिए। अगर वो कैच हो जाता तो शायद श्रीलंका इतना बड़ा टोटल ना खड़ा करता। तवक्को की जा रही थी कि शायद इमामुल हक परफॉर्म करें, जरा अग्रेसिव भी थे, मगर फिर आउट हो गए। मगर उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के तहत जाना, प्रेशर ना लेना, कैलकुलेटेड शॉट्स खेलना, चांसेस ज़्यादा ना लेना। हमारी जो रिजवान की और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स में जो बाद में चांसेस भी क्रिएट हुए हैं वो लेटर स्टेज पर हुए हैं। जब इनिंग बिल्ड हो गई थी, पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ गया था, एक हिकमत अमली के तहत गए, बगैर प्रेशर लिया, हालांकि इतना बड़ा टोटल खड़ा था। देखो शाहज़ेब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो क्रिकेट है वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और उसको उसी के हिसाब से खेलना चाहिए। सिचुएशन क्रिएट हो गई, 2 जल्दी आउट हो गए, उन्होंने फौरन प्लान किया कि हम 20 ओवर तक 100 रन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे और सिचुएशन क्रिएट की। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज। आपको क्रिकेट को उसकी सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए और उसने अगर ऐसा किया है बहुत ही जबरदस्त। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा था। हमें बॉलिंग की इसलिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। दुनिया की हर बॉलिंग साइड इस वक्त पिट रही है। आज 500 हुए पूरे दिन में, एक इंग्लैंड की तरफ से 4 हमारे मैच में, 500, यानी कि इतने रन हो रहे हैं, हर बॉलर पिट रहा है। तो उसमें हमें बॉलिंग की जो पिटाई थी वो तो एक तरफ हो गई कि सबकी पिटाई हो रही है। मुझे फिक्र थी कि आज हम चेस करें या कम से कम उसके नजदीक तक पहुंचे और वो आज हमने अचीव कर लिया। यानी कि हम अब सारी टीमों के बराबर आ गए। पिटाई उनकी भी हो रही है, पिटाई हमारी भी हो रही है, रन्स वो भी कर रहे हैं, रन्स हम भी कर रहे हैं। तो हम अब लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, वो उधर हो गई है। हमारी टीम अब उस जगह पहुंच गई है कि जो दूसरी दुनिया की टीमें कर रही हैं, जो कि मुझे इंडिया के मैच से पहले बहुत सख्त जरूरत थी। मैं बार बार सोच रहा था कि यार ये मैच हम किसी तरह जीते ताकि इंडिया के जब मैच खेलने हम जाएं तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो इस लिहाज से बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस हुई है और उसकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि हमारे बॉलर पिट रहे हैं। सिखू भाई, दुनिया का हर बॉलर पिट रहा है। सिखू भाई, ये इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बन रहे हैं सिखू भाई। एक तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ऊपर से मैं कोई 10-11 मिनट से कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर हम बात कर रहे हैं और आप सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बन रहे हैं, तो यानी बॉलिंग की भी कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान एक अच्छी कन्विंसिंग पोजीशन में 344 रन बना गए। नहीं, देखो ये गलत बात है। जब कोई चीज अच्छी होगी तो वो अच्छी होगी। जो मैं देख रहा हूँ जो अच्छी चीज हो रही है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। जब वो चीज अच्छी नहीं होगी, अफगानिस्तान के मैच से पहले से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आप सऊद शकील को खिलाएं, खुदा के वास्ते आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, अल्लाह के वास्ते आप लोग नीचे हो जाएं, दूसरों को चांस दें। मैं कह रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आ रहा था। आज चीजें अच्छी होगी, मुझे खुशी है। मैं मिठाई भी बांटूंगा आपको, कल मिठाई भी खिलाता हूँ। मगर जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, हम क्यों उसको खराब कहेंगे? जब अच्छी चीज होगी, खुशी होगी और
वैसे ये एक और अच्छा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस पे, आप मिठाई जियो में लेकर आ रहे होंगे, एक और रिकॉर्ड होगा। मगर रज़ाक भाई, सिकू भाई कह रहे हैं सब अच्छा है, हमें बॉलिंग की परेशानी की भी ज़रूरत नहीं है अगर हमारे बॉलर स्पीड भी रहे हैं। आप जाहिर एक ऑलराउंडर रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग, आपको लग रहा है बाकी कोई परेशानी का ऐसा मामला नहीं है जिस तरीके से हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस है? देखिए, बात ये क्रिकेट हर दिन एक नहीं होती है, और पाकिस्तान जब जीती रहती है सारी चीजें ठीक होती हैं। जैसे क्रिकेटर जो मैं देख रहा हूँ, आगे बहुत टफ क्रिकेट पाकिस्तान को मिलने वाली है, स्पेशली साउथ अफ्रीका हो गई, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई। ये टीमें है ना बिल्कुल रेडी है, न्यूजीलैंड हो गई, ये बिल्कुल रेडी है। ये इतना आसान मैचेस नहीं होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस में जो प्रेशर बढ़ता जाएगा आपको उस तरह ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम जब आप जो चाहते हैं वो हो जाता है, सम टाइम जब आप चाहते हैं वो नहीं होता, तब परेशानी होती है। तो जब विकेटें गिरती हैं, विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, तो फिर परेशानी होती है। जब बैट्समैन रन कर रहे हैं तो परेशानी कम होती है, जब बॉलर आउट कर रहे हो तो परेशानी कम होती है। जब ये दोनों चीजें नहीं होती क्रिकेट में तब देखा जाता है, तो पाकिस्तान को अभी और टफ होना पड़ेगा। और मैं रज़ाक भाई आपके पास वापस आ रहा हूं, अभी बाबर आजम बात कर रहे हैं, नाज़िम को सुनवाते हैं। All credit to bowlers and especially Abdullah Shafiq and Rizwan, the way he's playing, we lose early 2 wickets, and then the way he's built the partnership and then put pressure on the Sri Lanka team. The bowling point of view, it didn't start well, but the way you finished the last 5, 6, 7 overs, how pleased were you with that? Yes, we are not up to the mark in first 20 or 30 overs, but I think all credit to Mendes, the way play, his outstanding knock and other play. Yes, we are finished well. We are our fast bowler is when we have our worst, then we have a good on it. So yes, all credit to bowlers. You brought Abdullah Shafiq into the side today. How happy are you for him, and how impressed were you? I'm very happy and impressed the way he's playing. He's, I think, his 6th or 7th match, and he's the first World Cup, so he's hunger to play. And I saw in the nets he's in good mark, so I decided to play him, and opportunity to him he availed. And I think the way is Rizwan and Abdullah's play, they build the partnership, they help us. And so often when Pakistan chase, it's you that's doing the job. How important is it that other guys are getting the job done and winning games for Pakistan? Yeah, good for us. We are our top order is not perform well in this match. The way our middle order responsibility and step up for the match, I think the rest of the boys, I think Iftikhar is came, and then his positive things. Yes, when we are going after one half, we are just talk about it. We can't do it, and we are chase it. Just believe on self, and we build partnerships here. I know Hyderabad has been good to you in the last 2 weeks. You have to leave now, unfortunately. A little word about your stay in Hyderabad. First of all, thank you so much. The way he's supporting us, and throughout the I think 1.5 week we are here, and all the sports staff, and they support very well. Thank you so much, and curators, they very well. All right, Baba. Well played. Congratulations. Good luck in the next one. Thanks so much. Thanks so much. अगर आप देख रहे थे रज़ाक भाई, पहले तो वाकई हैदराबाद के क्राउड ने बड़ा सपोर्ट किया है आज पाकिस्तानी टीम को। थ्रू आउट हमें नजर आया जब पाकिस्तान जीतने की तरफ बढ़ रहा था, बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए शादी भाई, हैदराबाद हब है मुसलमानों का, और हमने वहाँ काफ़ी क्रिकेट खेली भी है। लोग वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, और इसलिए क्राउड फुल था। अब पाकिस्तान के लिए अब यही है कि अब चेन्नई जाना पड़ेगा, मद्रास, जहाँ पे इंडिया के साथ इनका मैच होगा, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कैसा क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और मुझे साथ में भी बताइएगा कि सारे बैटिंग का जो कमबैक है, रज़ाक भाई उसकी तो बात कर रहे हैं हम, मैं सिक्कू भाई के पास भी ये सवाल लेके जाऊंगा आपके बाद। बॉलिंग में भी हमने कमबैक किया, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कोई 29वें ओवर में 218 रन थे उनके, फिर विकेट गिरी है। यानी कि लग रहा था कि तकरीबन 8 के करीब का रन रेट जा रहा है, आखिर में एक्सेलरेट करेंगे, विकेटें हाथ में हैं, तो 400 तो ऑन बोर्ड नजर आ रहा था कि शायद ऐसा हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। 344 पर रिस्ट्रिक्ट किया आखिर के 15 ओवर, और फिर उसके आखिर के 10 और 5 ओवर्स में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान ने की। बॉलिंग में भी आखिर में हमने कमबैक किया। नहीं शादी भाई, देखिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान टीम पे नहीं, ये तबसरा करने बैठे, दूसरी टीमों पे करने बैठे हुए। जिस तरह का एक मोमेंटम चला हुआ था श्रीलंका का, वो ऐसा लगता है 400 के करीब करेंगे, पर जब मेंडिस की विकेट गिरी है, वहाँ पे मोमेंटम जरा उनका डाउन हुआ है। उनके जो मिडिल ऑर्डर के नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 बैट्समैन और अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आखिरी ओवरों में भी उन्होंने इस तरह रन नहीं किए। तो ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं कि जब आप एक पार्टनरशिप लगी हो, तो जब विकेट गिरती है तो वो मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक भी आपको मैच में हरा देती है।
और पाकिस्तान की बॉलिंग अभी स्पिनर में मैं समझता हूं कि जब वहाँ विकेटें मिलनी चाहिए, 1-2 विकेटें अगर ये शेयर करते हैं हमारे स्पिनर, तो ये पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा इस चीज़ से। जो विकेटें मिलती रहेंगी तो स्कोर कम होगा, वरना फिर दूसरी टीम में ये 350, 450, 400 को टारगेट रखा होगा। सिकू भाई, जो बॉलिंग का कमबैक है हमारा आखिर के 15 ओवर और खासतौर पर आखिर के 10 और फिर 5 ओवर में, वो कितना अहम था? वरना 400 तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था, विकेटें भी थी श्रीलंका के पास, 8 के करीब का रन रेट था, आखिर में था कि अगर 10 रन पर ओवर भी बनाएंगे पता नहीं कहां जाएंगे, मगर 344 पर रेस्ट्रिक्ट किया हमने। बहुत ही बिल्कुल आपने सही कहा। आप जो बात कह रहे थे ना कि मैं बॉलिंग की इसलिए मैं फिक्र नहीं कर रहा था, आज सभी की पिटाई होगी ना। 5 सेंचुरियां बन गई 2 मैच में, वर्ल्ड कप के 5 सेंचुरियां बन गई, तो उसका क्या मतलब हुआ? सभी की पिटाई हुई है, कोई बात नहीं। इससे पहले भी पिटाई हो रही है, न्यूजीलैंड की फेटी लगा रहा है, इंग्लैंड ने भी लगाई, इंग्लैंड की फेटी लग गई, तो इसलिए मैं इस बात पर खुश था कि चलो सभी की फेटी लग रही है। आपके जो सवाल है बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 2 ओवर के अंदर हमने 129 रन 20 ओवर के अंदर, उसके बाद जो आखिरी 10 ओवर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिरी के 10 ओवर में हमने सिर्फ 54 रन दिए। ये सबसे बड़ा जो कमबैक आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 54 रन देना इज अ बिग अचीवमेंट, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये अचीवमेंट की है। सॉरी 61 रन दिए, नॉट 54, 61 रन दिए, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। वरना तो लोग जैसे कि आपके साउथ अफ्रीका ने 137 रन किए थे, हमने आधे दिए 61, विच वाज वेरी गुड। और मैं समझता हूँ हमारे बॉलर्स फिर रिदम पकड़ लेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शाहीन जो है वो थोड़े अनफिट से लग रहे हैं, फुली फिट नहीं लग रहे, और उन्होंने काफी शॉर्ट गेंद नहीं किए। उनके साथ बॉलिंग कोच को बैठ के बात करनी चाहिए, अदरवाइज ही बोल्ड वेल। उसको भी चाहिए हारिस को कि ज्यादा शॉर्ट बॉलें ना करे, विद इन द स्टंप्स करे। अब सबको ये जहनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए कि इन पिचेस पे मार है, पिटाई होगी, तो आपको थोड़ा सी डिफेंसिव बॉलिंग करानी पड़ेगी। आउट वो खुद बंद होंगे कि वो मारने जाएंगे। पिचेस जो है वो वाली बॉल नहीं हो रही कि पढ़ के सुख करके निकले और स्लिप में कैचेस होंगे, ऐसी बॉलिंग नहीं होगी। तो हमें डिफेंसिव बॉलिंग के जहनी तौर पे उधर जाना चाहिए। और हम इंशाल्लाह जो भारत का मैच है ना, अगर हम इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो विल हैव अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। और रज़ा भाई बड़ी अहम बात की है सिक्कू भाई ने शाहीन के हवाले से। ज़ाहिर लग रहा था शुरू में कि कुछ प्रॉब्लम शायद है, कमेंटेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे थे। शाहीन का जो पहला ओवर है उसको तो सब लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि क्या बात होगी। आपको लग रहा है कोई फिटनेस का मसाइल है या वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ बैठ के बात करे? क्या कहेंगे? देखिए, एज ए बॉलर शाहीन की जो फीलिंग है वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है विकेट टेकिंग डिलीवरीज। जब वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज को नहीं मिलती, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अंडर प्रेशर हो जाता है। वो कोशिश करता है कि मैं विकेट लेने जाऊं। ये पिचेज ऐसी हैं जैसे हसन अली ने बॉलिंग की है ना, हसन अली ने टोटली आपने देखे हैं जो भी उसको विकेट मिली है उसने ऐसी विकेट में, जैसे टेस्ट मैचों में स्लिप नहीं लगती, कॉर्ड बिहाइंड होता है, वैसे बॉलिंग की है। अब स्टंप्स के बाहर उसने बॉल की है। तो इसको भी शाहीन को भी ये चाहिए कि कुछ पिचेज होती हैं जहाँ पे स्विंग नहीं मिलती, वहां पे रन्स कंटेन करे। जब ये रन्स कंटेन करेगा, बॉल अच्छी लेंथ पे मारेगा, तो बैट्समैन खुद चांस लेगा तो विकेट मिलेगी। जब ये खुद कोशिश करता है विकेट लेने की तो इसमें थोड़े से रन इसको ज्यादा देने पड़ जाते हैं। तो इसका वही इमेज बना हुआ है कि जब मैं बॉलिंग करने आऊँ तो पहले ओवर मुझे 2 विकेट मिल जाए, अगला ओवर करने आऊँ मुझे फिर 1 विकेट मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अंडर प्रेशर है मेरे साथ। और सिक्कू भाई, आप 2 चीज़ों का मुसलसल आवाज़ उठाते थे कि भाई हमारा असली मसला जो है वो स्पिनर का है, वो नहीं मिल रहा हमें, दरमियान के ओवर्स में हमें मसला रहेगा। और ये उस वक्त की बात है जब नसीम शाह भी थे, फिट थे, बॉलिंग की बड़ी तारीफें हो रही थी, और एक आप मिडिल ऑर्डर की बात करते थे। दोनों में से कौन सी फिक्र आपकी कम हुई है या बहरहाल मौजूद है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल टीमों से हमने मैचेस खेलने हैं? देखिए, वो सबसे जो अभी भी थोड़ी सी स्पिन के ऊपर मुझे वो है खतरा लग रहा है थोड़ा सा। अदरवाइज मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा मजबूत हो गया। रिजवान ने जबरदस्त बैटिंग की, नीचे देखें साउथ शकील भी जबरदस्त फॉर्म में। मुसलसल मैं कह जा रहा था कि भाई इफ्तिखार को ऊपर भेजो। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने शादाब को नहीं भेजा, उन्होंने नवाज को नहीं भेजा, एक प्रॉपर बैट्समैन भेजा। ये बहुत अच्छी चीज की है जिसने भी की है, आथर ने किए या बाबर ने किए, जो भी जिसने भी ये फैसला किया। वरना पिछले दिनों आप देखें कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो रही थी तो खामाखाई के लिए शादाब को भेजा जा रहा था, खामाखाई के लिए नवाज को। वो एक आधे मैच में उन्होंने कर दिया, मगर यू हैव टू सेंड अ प्रॉपर बैट्समैन। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, जिसने भी किए उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको तमगा देना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि ये जहनी जो ब्लॉकेज था ये जो खत्म हो रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये मिडिल ऑर्डर तो मेरा अच्छा सेट नजर आ रहा है। अब रह गया स्पिनिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो है अगर हमारे बॉलर्स अच्छी गेंद कर जाते हैं तो अच्छी बात है। इफ्तिखार ने आज अच्छी गेंद की, बुरी गेंद नहीं की है।
मैं ये एडवाइस करूंगा बाबर को कि इफ्तिखार से ज्यादा कराए, जहां जहां मौका मिले उससे कराता रहे। और जो अभी रज़ाक बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और इंडोर्स करना चाहता हूं कि शाहीन साहब को भी, शाहीन अफरीदी को ये कह दिया जाए कि नए बॉल पे अगर आप आउट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, दूसरा स्पेल आएगा, तीसरा स्पेल आएगा। तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि लोगों ने उसको कह के नए गेंद पे तो तुम तबाह कर देते हो, उसको बोले ठंडा हो जाए, कोई बात नहीं, पहले स्पेल में आपने आउट नहीं किया, सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल उसमें आप आउट कर लोगे, तो ये जहन में उसकी चीज आ जाएगी, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, तफसीली तबसरा आप सुन रहे थे। ज़बरदस्त पाकिस्तान की कारकर्दगी, दूसरा वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान ने खेला, जीता और बहुत ही ज़बरदस्त चेस किया। 344 रन बनाए थे श्रीलंका ने। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी 37 पर आउट हो गए थे। बाबर आजम आउट हो गए थे। अब्दुल्ला शफीक को आज फ़खर जमान की जगह पहला चांस मिला था, सेंचुरी बनाई। उसके बाद रिजवान आए, सेंचुरी स्कोर की, नॉट आउट रहे, रन रेट को मेंटेन किया एक बहुत ही शानदार अंदाज में। 10 गेंदों पहले पाकिस्तान ने ये टोटल चेज कर लिया है। ज़बरदस्त पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस रही और जो कि आज नज़र आई। प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। इसराइल पर हमास के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल की तरफ से गजा के मुहासरे और मुसलसल बमबारी ने गजा में इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जिस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में तकरीबन 2 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा और नाकाबंदी करके पानी, बिजली, ईंधन और खाने पीने की अशिया की फराहमी भी बंद कर दी है। इसराइली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। 3700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की इतनी बड़ी तादाद की वजह से गजा के अस्पतालों में भी गुंजाइश ख़त्म हो रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि गजा में मेडिकल सहूलियात कोलैप्स करने वाली हैं। हमारे पास दवाइयाँ और दीगर तिब्बी आलात ख़त्म हो रहे हैं। सूरत हाल बहुत संजीदा है। हमारे पास हज़ारों ज़ख्मी लाए गए हैं, जिससे हम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। हमारी गुंजाइश सिर्फ 2000 बेड्स तक है, लेकिन अब हम कोलैप्स करने वाले हैं। दवाइयों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक दिन में इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं जितनी हम एक महीने में करते थे। हमारी 5 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया है और हमारे 5 साथी भी मार दिए गए हैं। इसके अलावा महकमा सेहत के एहलकारों की नकलो हरकत के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। इस गैर इंसानी सूरत हाल पर इसराइल पर तनकीद हो रही है और गजा का मुहासरा ख़त्म करने और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मुझे इसराइल की तरफ से गजा का मुहासरा और नाकाबंदी करके बिजली, ईंधन और खुराक की फराहमी बंद करने पर सख्त तशवीश है। मैं तमाम फरीकों पर जोर देता हूँ कि वो गजा की पट्टी में फंसे हुए बेबस फ़लस्तीनी शहरियों तक फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को रसाई की इजाज़त दें। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी इस हवाले से फौरी मुतहर्रिक होने की अपील की है। इसके अलावा भी इंसानी हुकूक के इदारे इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाए जाने और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी की मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ गजा में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। खुद इसराइल का दावा है कि उसने गुज़िश्ता रात 200 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा की रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, बाजार, मसाजिद और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। 4 दिन की बमबारी में जहां इमदादी कारकुन निशाना बन रहे हैं, वहीं अब तक 7 सहाफ़ी भी जान से जा चुके हैं। मीडिया को रिपोर्टिंग में सख्त मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको दिखाया था कि अल जज़ीरा और BBC से वाबस्ता सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी का सामना करना पड़ा, मगर सहाफ़ियों को दोनों तरफ रिपोर्टिंग में मुश्किलात का सामना है। CNN से वाबस्ता सहाफ़ी की भी ऐसी वीडियो सामने आई है जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी। तो जब दोनों तरफ से बमबारी हो रही है तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो सहाफ़ती जिम्मेदारियां हैं उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जंग का दायरा बढ़ रहा है। गजा से अलग फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी इसराइली फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसके अलावा लेबनान की सरहद पर भी कशीदगी पाई गई है, जिसमें इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में अपने एक आला अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि हिजबुल्लाह के 3 जंगजू मारे जाने की तस्दीक हुई है। ताहम इन सारे इलाकों में इस वक्त गजा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जहाँ अवाम पहले ही बुनियादी हुकूक और सहूलियात से महरूम हैं और वो कई सालों से बदतरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से सहाफ़ी मेहदी हसन ने कुछ अहम आदाद-ओ-शुमार शेयर किए जो हमने आपके सामने रखे थे। इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गजा में 22 लाख अफराद बसते हैं, जिनमें से आधे यानी 11 लाख बच्चे हैं। गजा दुनिया के गुंजान तरीन इलाकों में से एक है, जहाँ
141 स्क्वायर मील के इलाके में 22 लाख अफराद रहते हैं, जिनमें से 59% गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 63% आबादी को खाने पीने की अशिया तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। 70% नौजवान बेरोजगार हैं और गजा के 90% रिहायशियों को पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं है। और इन्हीं हालात की वजह से खुद एक इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने गजा की पट्टी को ओपन एयर प्रिजन यानी खुली जेल करार दिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इसे दुनिया में जहन्नुम का नाम दे चुके हैं। इसके अलावा इसराइल पर हमास के हमलों के बाद हलाकतों की तादाद अब भी बढ़ रही है। मरने वालों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई है और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी और मरने वालों में अमेरिका समेत दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। अमेरिका ने अपने 11 शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ अमरीकी शहरियों को यरगमाल भी बनाया गया है। इसके अलावा थाईलैंड ने अपने 18 और अर्जेंटाइन ने 7 शहरियों के मारे जाने की तस्दीक की है और फ्रांस ने भी 8 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का भी एतराफ़ कर लिया है। अहम बात यह भी है कि हमास ने बमबारी बंद ना किए जाने की सूरत में इसराइली यरगमालियों का कत्ल करने की धमकी दे दी है। इसराइल का यह भी दावा है कि उसने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और उसे हमास के सैकड़ों जंगजुओं की लाशें भी मिली हैं। इसके साथ साथ हमास के इसराइल पर हफ्ते को किए गए सरप्राइज अटैक की मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। हफ्ते को सबसे बड़ा हमला एक म्यूज़िकल फेस्टिवल के दौरान इसराइल में किया गया, जिसमें 250 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं। यह फेस्टिवल गजा की सरहद से सिर्फ 3 मील के फासले पर हो रहा था, जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं कि गजा से इतना करीब इतना बड़ा अवामी इज्तिमा इसराइल में क्यों मुनक़िद किया गया। वाक़े से पहले और वाक़े के बाद की फुटेजेस और एनी शाहिदीन के बयानात सामने आए हैं। एक वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि हफ्ते की सुबह लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, डांस कर रहे थे। इस दौरान हमास के पैराग्लाइडर्स को ज़मीन पर उतरते हुए देखा गया। इसके बाद भगदड़ मच गई, लोग भागना शुरू हो गए, गाड़ियों की तरफ भागे। इस दौरान फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। एक फुटेज में हमास के जंगजुओं को एक इसराइली शहरी को घसीट कर यरगमाल बनाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। एक और फुटेज में एक शहरी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ नजर आ रहा है और ऐसा जाहिर कर रहा है कि जैसे वो मर गया है। लेकिन हमास का एक जंगजू वहां भी पहुंच जाता है। उसके बाद एक लड़की और लड़के को यरगमाल बनाकर ले जाने का मंजर भी नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि हैरत अंगेज तौर पर हमास का ये ऑपरेशन इतना मुनज़्ज़म और मरबूत था कि हफ्ते की सुबह जब एक तरफ रॉकेट फायर हो रहे थे तो दूसरी तरफ पैराग्लाइडर्स नीचे उतर रहे थे, जिसकी तस्दीक एनी शाहिदीन भी कर रहे हैं। लेकिन इसराइली फोर्सेस को सूरत हाल को समझने और म्यूज़िकल शो के मकाम तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। BBC को इस वाक़े की एक एनी शाहिद ने बताया कि सायरन का बजना वो पहली अलामत थी कि कुछ गड़बड़ है। ये सायरन हमास के रॉकेट हमलों की वार्निंग थी। तकरीब के दीगर एनी शाहिदीन ने बताया कि रॉकेट हमलों के साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। एक खातून एनी शाहिद ने बताया कि बिजली काट दी गई और अचानक हमला आवर अपनी बंदूकों के साथ अंदर आ गए। उन्होंने हर तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। वैन में सवार 50 हमला आवर फौजी लिबास में आए थे। ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हम ऐसे लम्हे पर आन पहुंचे थे जब सबने गाड़ियां रोक दी और पैदल ही भागना शुरू कर दिया। मैं एक दरख्त के पास पहुंची और उसकी झाड़ियों में छुप गई। मैंने इर्द गिर्द बड़ी तादाद में लोगों को जख्मी हालत में देखा। एक और एनी शाहिद के मुताबिक उन्होंने देखा कि मुतादिद लोगों को गोलियां लगी हैं। वो खुद एक गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ फसलों में छुप गए। हमला आवरों ने मुख्तलिफ मकामात से स्नाइपर्स और भारी भरकम हथियारों से लोगों पर गोलियां चलाई। इस एनी शाहिद के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार हमला आवरों ने गोली चलाई जिससे वो जख्मी हो गए थे। गोली लगने के बाद वो और उनके दोस्त वहां से निकल गए और एक करीबी इमारत में छुप गए। उसके बाद मौके पर इसराइली फौज और पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मुझे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक और एनी शाहिद ने बताया कि वो गाड़ी चला रही थी जब एक दूसरी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने देखा कि एक नौजवान शख्स उस गाड़ी को चला रहा था जिसे करीब से गोली मारी गई थी। एनी शाहिद ने मजीद बताया कि इसराइली फौज के आने तक मैं किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ी रही। मैं अपनी टांगे नहीं हिला सकती थी। उसके बाद फौजी आए और हमें साथ ले गए। इसके अलावा कई लोग घंटों तक करीबी झाड़ियों और फसलों में छुपे रहे। एक और खातून एनी शाहिद के मुताबिक वो किन्नू के बागात में छुप गई थी। हमला आवर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाकर फायरिंग करते थे। मैंने देखा कि इर्द गिर्द लोग मर रहे हैं। मैं चुप रही, मैं रोई नहीं और कुछ भी नहीं किया। फिर 3 घंटों बाद इसराइली फौजियों की आवाज़ आई और मैं खुद को महफूज करने के लिए भागने लगी। एक और एनी शाहिद ने कहा कि ये 4-5 घंटों की डरावनी फिल्म थी। हम अहमकों की तरह भागते रहे। ये पागलपन था। उनका मजीद कहना था कि इस तकरीब में 3000 लोग आए थे। उन्हें शायद ये पता था कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी। इस हमले के बाद
इसराइली सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में मुसलसल सवालात उठ रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा हमला हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं हुई। कल हमने इस हवाले से हमास की हिकमत अमली के बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी और रॉयटर्स की रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि हमास ने 2 सालों तक इसराइल को धोखे में रखा कि वो अब जंग या तसादुम में दिलचस्पी नहीं रखती है। उसका हदफ फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल में रोज़गार के मौक़े दिलाना और गज़ा के मुआशी हालात को ठीक करना है। इसराइल ने हमास की इस बात पर यकीन भी कर लिया और पुरसुकून हो गया। फ़लस्तीनियों को इसराइल ने रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए, लेकिन ये सब हमास की चाल थी, क्योंकि वो दूसरी तरफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, अपने जंगजुओं को ट्रेनिंग दे रही थी, ड्रिल्स करा रही थी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इसराइल इस सब से बेखबर रहा और अब वो अपनी इस लापरवाही और नाकामी को तस्लीम कर रहा है। आज इस हवाले से BBC ने कुछ मज़ीद तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक हमास के हमले का सबसे अहम पहलू सरप्राइज़ था, यानी इसराइल को इसकी बिल्कुल खबर न थी। इसराइली खुफिया इदारों को हमास की जानिब से इस हमले की मनसूबाबंदी की भिनक भी ना पड़ सकी। ऐसा लगता है कि हमास ने तवील मुद्दत तक धोखे से ये तासुर दिया जैसा कि वो किसी किस्म का हमला करने की सलाहियत और ख्वाहिश खो बैठी है। इसके अलावा हमास ने इसराइली खुफिया इदारों से ये राज छुपाने के लिए शायद इस हमले के बारे में मनसूबाबंदी के दौरान पैगाम रसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात का भी इस्तेमाल तक नहीं किया। इसके बाद गैर मामूली बर्क रफ्तारी और वसअत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। ग्लाइडर्स और मोटरसाइकिलों पर सवार तकरीबन 800 से ज़ायद या 800 से 1000 तक मुसल्लह अफराद सैलाब की तरह गजा से निकलकर इसराइल में मुतादिद मकामात पर फैल गए। ये हिकमत अमली इसराइली दिफाई निज़ाम पर हावी होने में मददगार साबित हुई। सरहद पर जो नक़ब लगाया गया था वो इतनी देर तक बरकरार रहा कि हमास के जंगजू बाआसानी इसराइली अरगमालियों को गजा की पट्टी में वापस ले जाने में कामयाब हो गए। हमास के चंद जंगजुओं ने आम शहरी आबादियों जबकि दीगर ने फौजी चौकियों और अड्डों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली फौजी चौकियों पर बाआसानी कब्जा कर लिया और तस्वीर में देखा गया कि इसराइली टैंक तक हमास के कब्जे में थे। इसराइली दिफा बज़ाहिर कमज़ोर था और जगह जगह खामियां नजर आईं। तवील अरसे से इसराइली फ़ौज और खुफिया इदारे मशरिक़ वस्ता में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिफाई सलाहियत के एतबार से अव्वलीन सफ़ में शामिल किए जाते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल की सलाहियत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया। अमेरिका में इसराइल पर होने वाले हालिया हमलों का मवाजना सितंबर 2001 के हमलों से किया जा रहा है, जब कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा खबर के मुताबिक कि तैयारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हालिया महीनों में इसराइली दिफाई निज़ाम की तवज्जो वेस्ट बैंक पर रही है और गालिबन हमास ने इसराइली फ़ौज को गुमराह करने के लिए इसराइली मुआशरे में मौजूद उस तकसीम का भी फ़ायदा उठाया जिसकी वजह वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियाँ हैं। इसराइल के अंदरूनी सियासी हालात की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है जो पिछले 4 साल से तनाव का शिकार हैं और ख़ास तौर पर पिछले 10 महीने से मौजूद इंतहाई दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में सियासी हालात मज़ीद बिगड़ गए हैं। खुद इसराइल के अंदर से ये तनकीद हो रही है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अंदरूनी सियासत और अपनी कमज़ोर हुकूमत बचाने में इस कदर मसरूफ़ हो गए थे कि उन्हें इसराइल की सिक्योरिटी का ख्याल ही नहीं रहा और वो इसराइल की जमहूरियत के लिए ख़तरात बढ़ाते गए। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो इस वक्त गज़ा में मौजूद हैं, वफ़ाल दीनी हमारे साथ मौजूद हैं। वफ़ाल दीनी, थैंक यू। वफ़ाल दीनी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जब हमने आपसे बात की थी उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए हैं, गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है। प्लीज़ हमारे नाज़रीन के सामने सारी सूरत हाल रखिएगा। जी हाँ, असल में मुसलसल चौथा दिन है कि इसराइली बमबारी जारी है और मजीद सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है, दुकानों को भी टारगेट किया गया है और पूरे के पूरे मोहल्ले ही तबाह कर दिए गए हैं और उन्हें खंडरात में बदल दिया गया है। बहुत ही बड़े पैमाने पर सब कुछ तबाह किया गया है। 1,37,000 फ़लस्तीनी दरबदर हो गए हैं और उनके पास कोई जगह नहीं है। कोई अपने रिश्तेदारों के पास रह रहा है तो किसी ने स्कूलों और मस्जिदों में पनाह ली है और अब वहाँ भी जगह खत्म हो गई है। इसराइली बमबारी के नताइज में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 300 बच्चे और ख़वातीन हैं और तकरीबन 4,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। बट मीडिया इज रिपोर्टिंग, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया है, जो मेडिकल स्टाफ है उसकी अमवात हुई हैं, सहाफ़ी भी मारे गए हैं, अस्पतालों में दवाओं की कमी है और जो मरीजों का इलाज करने में उनको मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। व्हाट्स द सिचुएशन देयर?
असल में यहाँ अस्पतालों की हालत पहले से ख़राब थी, मगर अब और बिगड़ रही है। इसराइली मुहासरे की वजह से दवाओं की कमी का सामना है। कहा जा सकता है कि पहले से तबाहाल अस्पताल आने वाले दिनों में मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। पहले ही गजा में बहुत कम अस्पताल हैं और हालिया बमबारी के बाद एक अस्पताल बंद हो गया है। एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 5 हेल्थ स्टाफ के अफराद भी मारे गए और 10 जख्मी हो गए, जबकि 8 सहाफ़ी भी इस बमबारी के नतीजे में मारे गए हैं। सिर्फ 2 घंटे पहले उन्होंने मेरी एक दोस्त और साथी सहाफ़ी के घर को टारगेट किया और वो भी शहीद हो गई। वो घर में अपने बच्चों के साथ थी और उस इसराइली बमबारी ने उसकी भी जान ले ली। As reported, there is complete siege. गजा के मुहासरे के बाद पानी, बिजली, ईंधन की कमी और यहाँ तक के इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की भी इतलात हैं। दिन में जब आपसे बात हो रही थी, आप बता रही थी कि मुश्किल हो सकता है आपका इंटरव्यू करना क्योंकि इंटरनेट के मसाइल मौजूद हैं। इसकी भी तफसीलात रखिएगा कि कल से अब तक किन मसाइल का सामना है गजा के शहरियों को। When we take your interview, what is the situation there? जहाँ इस वक्त मैं हूँ वहाँ पानी की शदीद कमी है, क्योंकि इसराइल ने खाने पीने की अशिया के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है, जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और आने वाले दिनों में ये बहरान और भयानक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पहले ही एक इंसानी बहरान की सूरत हाल है, मज़ीद एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान आज ऐसा बार बार हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपने साथी जजेस के साथ नोक-झोंक होती रही। इस केस की आज चौथी समाअत थी जो बराह रास्त दिखाई गई और सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही जब MQM पाकिस्तान के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल दे रहे थे और जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे सवालात शुरू किए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करूँगा कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। आप जो बहस कर रहे हैं कि लॉ में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो अंडरस्टूड है। सिर्फ ये है कि टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स हम इसको लॉ में पढ़ेंगे। मैं टू द एक्सक्लूजन आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, एंड द रीजन आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इज टू कम टू माय आर्गुमेंट अबाउट कन्फर्मेंट under Article 190. If I may just make one point on this. You see, there are two issues here. Yes. I'm into now. I'm here to hear you. Please conclude your submissions. If someone wants to ask a question, if you start responding to each query, I don't even know what your argument is. And I would request the honorable members of the bench to at least let counsel complete his submission. Federal law has been law has not been defined. Existing law. Siddiqui sir, please continue your arguments. Would have been used. Mr. Siddiqui, it seems that albeit the fight is about me as being as a master of whatever, you're not hearing what I'm saying at all, and you're completely ignoring. No, sir, I'm not. I mean, you don't want to make your submissions. Sir, you should just sit down and ask some questions. I'll complete my submission. So why aren't you making a submission? इसके बाद जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी वकील फैसल सिद्दीकी से सवालात करना शुरू किए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक से ज़ायद बार कहा कि पहले वकील को बात मुकम्मल करने दें। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। You say that law. I don't know what you say. I still have to note it. Can you please complete your thought? So let me understand what you're saying. So then the question, I will understand the question also. My submission is that the word. Let me first ask up to whatever you said. Please, can you? I don't know. The question has to follow a submission. Please, can you conclude your submission, Mr. Faisal Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. Sir, may I? आप जरा अपना conclude कर लें submissions. Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can, I don't. Mr. Faisal Siddiqui, you have been I'm not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist therefore, with your submissions. Therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191. What does law mean over there? My short answer to that. I think counsel. Sir, I'll just complete my I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question
that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after it, he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now. इसके बाद कुछ देर तक समाअत बगैर किसी मुदाखलत की जारी रही, लेकिन फिर एक मरहले पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से वकील से सवाल करने पर मुदाखलत की और बात मास्टर ऑफ द रोस्टर की बहस तक चली गई। और ये वो इस्तिलाह है जो माजी में जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही इस्तेमाल की थी और चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर करार दिया था और आज उन्होंने इसकी वजाहत भी की। Let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So Mike, please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer. Sir, thank you. Sir, my answer is that reduce. Never take my permission. सर डबल स्टैंडर्ड नहीं सर आप मुझसे नहीं कोई बात नहीं लाइन टू नोट आगे बढ़े बट व्हाई डोंट यू से सो एंड ऑफ स्टोरी व्हाट्स मोर टू बी सेड सर व्हाट इज दिस लॉ सबने मिस्टर सिद्दीकी एक आंसर सॉरी इज दिस योर आंसर नहीं आंसर हुआ है बात तो कर लीजिए बात कर लीजिए मिस्टर सिद्दीकी साहब मैं सबसे आज मैंने सबसे कम सवाल पूछे सेक्शन 2 पे तो फिर आपका अपना ले लूं सिद्दीकी साहब मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये है जो मैंने सवाल उनसे किया था अपना सलाहुद्दीन साहब से जाहिद इब्राहिम साहब से दिस लॉ आप तो इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ना बट व्हाट दिस लॉ डज इज इट मेक्स पार्लियामेंट द मास्टर ऑफ द रोस्टर फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिसिंग द पॉइंट यू वर प्रेजेंट आप अपना जवाब तो सुन लेना आपका पहले आप जवाब दीजिए प्लीज आई टेल यू आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज because it is that committee is the creation not of the full court but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी the committee is the creature and creation of parliament it is the parliament's will that is prevailing and therefore at the plane of principle for which you don't need any textbook मेरी इब्तिदाई बात ये थी is that parliament becomes the master of the roster this is my question मेरी इब्तिदाई मेरी जो इब्तिदाई बात थी वो ये थी कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग कॉल ना करे इब्तिदाई बात थी इब्तिदाई तो पार्लियामेंट की बात और फुल कोर्ट की बात तो रहती नहीं रहे ना वाई यू हेसिटेटिंग से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कोई अब जब लेजिस्लेशन बन गया हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाएं हम फैसला करें ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने हमारी मर्जी है ठीक है नहीं सॉरी इस तरीके से नई चीज़ें चल सकती हैं हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे तो पता नहीं है सीधी सीधी बात है अब सीधी सादी बातें करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई है जो चीफ जस्टिस के साथ मिलकर बेंच तश्कील देगी। इस पर आज दौरान समाअत जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो और वो जीती हो। तो इस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और नायब कप्तान ज़रूर होते हैं। हमने स्पोर्ट्समैन कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. वैसे सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं। समाअत के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि यह सवाल हो ही नहीं सकता कि फुल कोर्ट बन गया तो अपील नहीं होगी। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स ये सोच सकता है कि यह नुक्ता रेलिवेंट नहीं है, मगर मेरे नज़दीक ये रेलिवेंट है। तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है। मोस्ट सर्टेनली
be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Parliament has said appeal होनी चाहिए, और अपील होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस, और कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? I think 2015 सर. कितने साल गुजरे? जी 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है, और हमेशा ही कहा गया है, उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. Was there a thought process and thereafter it was drafted keeping in mind कि जी फुल अगर कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसकी नहीं होगी, and if it was thought about it, why wasn't it, was it not mentioned in the my response would be, so the obvious conclusion is that there is a flaw. अपील में ये बताया गया है कि the appeal shall be heard by the larger bench. ठीक, larger bench के नंबर नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के larger bench होगा, 2 जज मजीद लार्जर बेंच तो हो ही नहीं सकती ना. जब फुल कोर्ट हो गया तो देयर इज नो लार्जर बेंच. आज की समाअत में एमक्यूएम के अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई. प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्तों पर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है. क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्तों पर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई. इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी ट्रिब्यूनल ने इन दोनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर आज ही फैसला महफूज कर लिया है. दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा की कि इमरान खान का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाया जाए. इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई, वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए. इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपील भी ज़ेर इल्तवा है, अपील मंजूर हो जाए तो क्या होगा. इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जब तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बरी नहीं हो जाते उस वक्त सजा कायम है. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने की पहले भी दरख्वास्त आई थी, उसे कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या आपकी दरख्वास्त उससे मुख्तलिफ है. नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के फैसले और इसमें क्या फ़र्क है. इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया है. पहले चेयरमैन पीटीआई नाअहल नहीं थे, इसलिए उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया था. पहले इमरान खान को सजा नहीं हुई थी, इमरान खान को तो अब सजा हो चुकी है. इन्हीं दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद खान ने पीटीआई पर अभी भी गैर मुल्की इदारों से फॉरेन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसकी इंक्वायरी करने की सजा की. जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने कोई सबूत दिया है, आप चाहते क्या हैं. इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप कोई सबूत लगाएं. आपकी दरख्वास्त है कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, आपने केस भी पुराने कानून को बुनियाद बनाकर दायर किया है. इस पर दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अभी हमें सबूत नहीं मिल सका, वक्त दें तो मैं सबूत लगा दूंगा. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उससे पूछा कि फिर आप क्यों केस लेकर आ गए हैं, आपकी ख्वाहिश पर इंक्वायरी कमेटी तो नहीं बन सकती, आप सबूत दें. इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दे दें, सबूत फराहम कर देंगे. जिस पर इलेक्शन कमीशन ने केस 3 हफ्तों तक मुलतवी करते हुए समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी. जबकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का नाम पार्टी सदारत से हटाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अपना फैसला महफूज कर लिया. आज तहरीक इंसाफ के ही हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त की भी समाअत हुई. ये दरख्वास्त पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुताल्लिक है. इस केस में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, जहां उनके वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पीटीआई को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है. जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले दिया था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान ना दिया जाए. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में पहले ही पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस ज़ेर समाअत है,
जाए, जिस पर दरख्वास्तगुजार के वकील ने इस्तदा की कि हमारी दरख्वास्त भी इस केस से मुंसलिक कर दें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस केस के हवाले से भी अपना फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने अटक जेल के बाद अडियाला जेल में भी अपने बेटों से बात न करवाने के खिलाफ खुसूसी अदालत से रुजू कर लिया है। आज की समाअत में अडियाला जेल हुक्काम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान को टेलीफोनिक राब्ते की इजाज़त नहीं है। इस जवाब पर जज अब्दुल हसनात ने सुप्रीडेंटेंट जेल से जेल मैनुअल मंगवा लिया। इमरान खान ने इससे पहले अटक जेल में भी अपने बेटों से बात करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसे मंजूर करते हुए इन्हीं जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने जेल हुकाम को इमरान खान की अपने बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया था। लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान की बात नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। और जब तौहीन अदालत की समाअत हुई तो जेल हुकाम ने इमरान खान की अपने बेटों से बात न करवाने से इनकार करते हुए आज की तरह ही मौक़िफ़ अपनाया कि जेल क़वानीन इजाज़त नहीं देते कि इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाई जाए, क्योंकि जेल क़वानीन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुल्जिमान को टेलीफोन की सहूलत मैसर नहीं है। इसलिए इस हवाले से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, जिस पर इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि सुप्रीडेंटेंट अटक जेल की जानिब से जेल मैनुअल की गलत तशरीह की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बात करवाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पंजाब जेल कवानीन के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिम की बात नहीं करवाई जा सकती और चेयरमैन PTI सजा याफ्ता नहीं बल्कि अंडर ट्रायल हैं। कोई कानूनी कदगर नहीं तो बात क्यों नहीं करवाई जा रही। इसके बाद इस केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी हो गई थी और उसकी अगली समाअत से एक दिन पहले इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर इमरान खान ने अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने से मुतालिक अदालत से रुजू किया। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।